नमस्कार। 72वीं बीपीएससी की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम बिहार के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी तथ्यों को समझेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। ये सारी जानकारी प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार का नाम कैसे पड़ा, फिर मैप पर इसकी लोकेशन देखेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई को समझेंगे, इसके आकार पर बात करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सभी जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। आखिर बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? तो बात दरअसल ये है कि इसका कनेक्शन सीधे सीधे विहार शब्द से है। संस्कृत में विहार का मतलब होता है मठ। 12वीं सदी के आसपास ये पूरा इलाका बौद्ध विहारों से भरा हुआ था, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे। तो बस इन्हीं विहारों की वजह से इस जगह का नाम धीरे धीरे बिहार पड़ गया। तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से बीपीएससी में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। बिहार की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? देखिए, ये जो नक्शा है यही हमारी पूरी बातचीत का आधार रहेगा। इसमें स्टेट की बाउंड्रीज, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सब कुछ साफ साफ दिया गया है। तो चलिए इन्हीं आंकड़ों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, इसमें वो सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है जो हमें याद रखनी है। भारत में कहाँ है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है और शेप कैसा है। चलिए एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। ये लोकेशन अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये इसे पड़ोसी राज्यों और नेपाल के साथ व्यापार और संस्कृति के लिए एक अहम कड़ी बना देती है। अब जरा नंबर्स पे ध्यान देते हैं। बिहार का सबसे दक्षिणी पॉइंट यानी सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट्स और 10 सेकेंड्स नॉर्थ। और अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है 27 डिग्री 31 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स नॉर्थ। अब आते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर। इसकी पश्चिमी सीमा शुरू होती है 83 डिग्री 19 मिनट्स और 50 सेकेंड ईस्ट से और राज्य का सबसे पूर्वी सिरा है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट पर। ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इसलिए इन्हें याद रखना ही है। तो ये तो हो गई मैप पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर ये राज्य कितना बड़ा है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चलिए देखते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, मतलब नेपाल बॉर्डर से लेकर झारखंड बॉर्डर तक, तो बिहार की कुल लंबाई है 345 किलोमीटर। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी वेस्ट बंगाल से यूपी बॉर्डर तक, तो ये चौड़ाई 483 किलोमीटर हो जाती है। मतलब बिहार लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन है। पूर्व पश्चिम की चौड़ाई उत्तर दक्षिण की लंबाई से कहीं ज्यादा है, लगभग 138 किलोमीटर ज्यादा। और ये चीज राज्य के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और रीजनल डेवलपमेंट पर भी असर डालती है। अच्छा, तो ये जो लंबाई और चौड़ाई के आंकड़े हमने देखे, इनसे बिहार को एक खास शेप मिलता है। तो ज्योग्राफर्स इसे क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई से ज्यादा है, इसलिए बिहार के आकार को ऑफिशियली आयताकार यानी रेक्टेंगुलर कहा जाता है। ये भी बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं, एक क्विक रिवीजन जो एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएगा। तो फटाफट याद करते हैं। नाम आया बिहार से, लोकेशन पूर्वी भारत, लैटिट्यूड 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, लॉन्जिट्यूड 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट, उत्तर दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर और आकार आयताकार। बस ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बिठा लेने हैं। और अंत में एक सवाल सोचते हैं। ये जो नंबर्स और बाउंड्रीज हमने देखी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये बिहार के उसके पड़ोसी राज्यों जैसे यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ रिश्तों को कैसे तय करती हैं, वहाँ के व्यापार, संस्कृति, इन सब पर इसका क्या असर पड़ता है। इस एंगल से सोचने पर ज्योग्राफी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार का मैप, जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है सबके लिए, बिहार के प्रमंडल और जिलों को लेकर हमारी तैयारी कैसी है?
अगर जरा भी डाउट है तो भाई आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगले कुछ ही मिनटों में ये डाउट, ये कंफ्यूजन सब दूर होने वाला है। हाँ, तो ये है वो नक्शा। देखकर लगता है ना कि अरे इतने सारे नाम, इतने सारे डिविजन्स कैसे याद होगा, लेकिन आज हम इसे एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। और यकीन मानिए ये आपके स्कोर को बूस्ट करने का एक जबरदस्त मौका है। तो किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी नींव को पकड़ना। तो चलिए सबसे पहले बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप के 2 सबसे जरूरी नंबर्स को दिमाग में बिठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर है 9। जी हाँ, पूरे बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 9 प्रमंडल यानी कि 9 डिविजन्स में बांटा गया है। ये है हमारा पहला की पॉइंट, नंबर 9। और इन्हीं 9 प्रमंडलों के अंदर आते हैं कुल 38 जिले। बस यही 38 नाम हैं जिन्हें हमें सही प्रमंडल के साथ फिट करना है। तो गोल एकदम क्लियर है, 9 प्रमंडल और 38 जिले। चलिए अब शुरू करते हैं असली काम। अब देखिए, इतनी सारी जानकारी एक साथ याद करना मुश्किल होता है, तो हम एक स्मार्ट तरीका अपनाएंगे जिसे कहते हैं चंकिंग, मतलब जानकारी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना। और हम शुरू करेंगे सबसे बड़े ग्रुप से, मतलब वो प्रमंडल जिनमें सबसे ज्यादा जिले हैं। तो प्लान ये है कि इस कॉम्प्लेक्स मैप को हम 3 सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक बार सबसे बड़े वाले हिस्से को समझ लिया ना, तो बाकी का काम एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले उन हैवी वेट्स से निपटते हैं। और यहाँ पर ना एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है। बिहार के 3 प्रमंडल ऐसे हैं, तिरहुत, पटना और मुंगेर, जिनमें बराबर बराबर 6-6 जिले हैं। तो याद रखने के लिए ये एक शानदार ट्रिक है, 6 का तिकड़म, 3 प्रमंडल, सब में 6 जिले, सिंपल। तो हमारे पहले हैवी वेट हैं तिरहुत प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। अब इसके 6 जिलों को देखते हैं। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ये नाम तो इतिहास से जुड़े हैं, सबको पता है। फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और हाँ, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर भी इसी में आता है। दूसरा हैवी वेट पटना प्रमंडल, इसका हेडक्वार्टर तो राजधानी पटना ही है, ये तो आसान है। इसके 6 जिले कौन कौन से हैं? पटना, प्राचीन ज्ञान का केंद्र नालंदा, भोजपुर, बक्सर और फिर कैमूर और रोहतास। ये सारे नाम हमें बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बार बार मिलते हैं। और इस 6 जिलों वाले क्लब का तीसरा और आखिरी मेंबर है मुंगेर प्रमंडल, हेडक्वार्टर मुंगेर। इसके जिले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। तो हो गया 3 प्रमंडल, हर एक में 6 जिले, मतलब 18 जिले हमें याद हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, 18 जिले तो हो गए, मतलब लगभग आधा काम खत्म। देखा कितना आसान था। अब जो बाकी बचा है वो तो और भी सिंपल है। चलिए अब आते हैं मिड साइज वाले प्रमंडलों पर। अच्छा, तो इस ग्रुप में थोड़ा वेरिएशन है। एक प्रमंडल है 5 जिलों वाला मगध, एक है 4 जिलों वाला पूर्णिया, और फिर 3 प्रमंडलों की एक तिकड़ी है सारण, दरभंगा और कोशी। इन तीनों में 3-3 जिले हैं। तो ये है हमारा अगला रोड मैप। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिया प्रमंडल की। हेडक्वार्टर जैसा कि नाम से ही जाहिर है पूर्णिया। इसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये बिहार के बिल्कुल पूर्वी छोर पर हैं, ईस्टर्न साइड के 4 जिले। अब आता है एक स्पेशल केस, मगध प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर है गया। ये अकेला ऐसा प्रमंडल है जिसमें 5 जिले हैं, तो ये अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। याद रखना आसान है। इसके जिले हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और बिहार का जो सबसे नया जिला बना अरवल, वो भी इसी में है। चलिए अब आते हैं 3 की तिकड़ी पर, मतलब वो डिविजन्स जिनमें 3-3 जिले हैं। पहला है सारण प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर छपरा में है। इसके 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। एकदम सिंपल और सीधा साधा ग्रुप। इस तिकड़ी में दूसरा है दरभंगा प्रमंडल, हेडक्वार्टर दरभंगा। इसके जिले कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये पूरा इलाका अपनी मिथिला संस्कृति और वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, तो ये तो एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और 3 जिलों वाला आखिरी प्रमंडल है कोसी, जिसका हेडक्वार्टर सहरसा में है। इसके 3 जिले हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये कोसी नदी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, इसलिए अक्सर खबरों में रहता है। तो हमारी 3 की तिकड़ी भी पूरी हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब तक हम 8 प्रमंडल कवर कर चुके हैं, अब सिर्फ एक बचा है। और यकीन मानिए ये इस पूरी पजल का सबसे आसान टुकड़ा है, और वो है भागलपुर प्रमंडल, जिसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। हेडक्वार्टर भागलपुर में ही है और जिले सिर्फ 2, भागलपुर और बांका। बस इससे आसान और क्या होगा, 2 जिले, भागलपुर प्रमंडल।
फिनिश। शानदार। तो हमने सभी 9 प्रमंडलों और 38 जिलों को ग्रुप्स में तोड़कर समझ लिया है। अब वक्त है इस पूरी जानकारी को दिमाग में लॉक करने का। चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये रहा हमारा मास्टर प्लान घटते हुए क्रम में। 3 प्रमंडल 6 जिलों वाले, 1 5 जिलों वाला, 1 4 जिलों वाला, फिर 3 प्रमंडल 3 जिलों वाले और आखिर में 1 2 जिलों वाला। 6 6 6 5 4 3 3 3 2। अब इस पैटर्न को भूलना लगभग नामुमकिन है। और अब इस टेबल को फिर से देखिए, जो शायद कुछ मिनट पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग और डरावना लग रहा था, अब कितना सिंपल और जाना पहचाना लग रहा है ना? यही तो कमाल है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने का। तो अब एक आखिरी सवाल, सिर्फ ये जानना कि कौन सा जिला कहाँ है काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इस मैप को बिहार की इकोनॉमी, उसकी नदियों, उसकी हिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं। सोचिए, किस प्रमंडल में कौन सी फसल होती है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी। जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तब आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आज बात करते हैं बिहार की, उस बिहार की जिसे हम आज जानते हैं, उसका नक्शा आखिर बना कैसे। बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे सफर को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज हम मैप पर जो बिहार देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बना कैसे? इसका मौजूदा ज्योग्राफिकल शेप आखिर आया कहां से? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे 1905 से, जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। फिर हम देखेंगे 1912 में पहला बंटवारा, उसके बाद 1936 में ओडिशा कैसे अलग हुआ, और फिर आखिर में साल 2000 में जो फाइनल डिवीजन हुआ वो भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक फटाफट रिवीजन तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में, साल 1905 में। उस वक्त बिहार की शक्ल आज से बिल्कुल ही अलग थी। तो देखिए, 1905 में बिहार जैसा कुछ अलग था ही नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़े बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और अंदाजा लगाइए इसमें क्या क्या शामिल था। आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तो और बांग्लादेश भी। सोचकर देखिए कितना विशाल रहा होगा, है ना कमाल की बात। अब यहां से कहानी में आता है पहला और शायद सबसे जरूरी मोड़, बिहार का एक अलग प्रांत के तौर पर जन्म। और ये हुआ पहला बड़ा बदलाव। बंगाल से बिहार को अलग तो किया गया, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तब इसमें आज का ओडिशा और झारखंड भी शामिल था। इस नए प्रांत का नाम रखा गया बिहार एवं ओडिशा प्रांत। कह सकते हैं कि यहीं से एक नए बिहार की नींव पड़ी। अच्छा, अब बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये 3 तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। इन्हें याद कर लीजिए। पहली, 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने इसका ऐलान किया। दूसरी, 22 मार्च 1912, इस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। और हाँ, इसी वजह से हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और तीसरी, 1 अप्रैल 1912, जब ये नया प्रांत असल में वजूद में आया। तो करीब 24 साल तक बिहार और ओडिशा एक ही प्रांत का हिस्सा रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार का नक्शा एक बार फिर बदलने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साल 1936 में। तो 1936 में क्या हुआ? भाषा और कल्चर के आधार पर उड़ीसा को एक अलग ही प्रांत बना दिया गया। तो अब बिहार का साइज कह सकते हैं और छोटा हो गया। इसमें अब सिर्फ आज का बिहार और झारखंड वाला हिस्सा ही बचा था। तो वो तारीख थी 1 अप्रैल 1936। ये बिहार की कहानी का एक और मील का पत्थर था। देखिए, पहले बंगाल से अलग हुआ और अब उड़ीसा से। धीरे धीरे बिहार अपने आज के रूप की तरफ बढ़ रहा था। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो बंटवारा जिसने बिहार को वो शक्ल दी जिसे हम आज पहचानते हैं। ये तारीख तो हम सबको याद ही होगी, 15 नवंबर साल 2000। इसी दिन बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था, जो मिनरल्स से भरपूर था, उसे अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। आजाद भारत में बिहार का ये पहला और अब तक का आखिरी बंटवारा था। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये बीपीएससी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 45.85%, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 46% जमीन बिहार से निकलकर झारखंड में चली गई। ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था, ये बहुत बड़ा भूभाग था। और ये 18, ये उन जिलों की संख्या है जिन्हें बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। तो सदन बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया। तो इस डिवीजन का असर बहुत ही गहरा था। आप ऐसे समझिए, बंटवारे के टाइम बिहार में टोटल 55 जिले थे, उनमें से 18 तो चले गए झारखंड में। तो बिहार के पास कितने बचे?
37 जिले, और जमीन भी लगभग आधी ही रह गई। हाँ, बाद में एक और जिला बना अरवल, जिससे संख्या 38 हो गई। तो ये थी बिहार के बनने की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। अब बीपीएससी की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए चलिए एक बार सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, 1911 में घोषणा हुई, 1912 में बिहार बना, 1936 में ओडिशा अलग हुआ और फिर 2000 में झारखंड का गठन हुआ। सारी की सारी जरूरी तारीखें एक ही जगह। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम आएगा। तो हमने देखा कि कैसे बिहार का नक्शा बदलता गया, लेकिन ये सिर्फ जमीन के बंटवारे की कहानी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि करीब 100 साल के इस पूरे ज्योग्राफिकल सफर ने बिहार की आज की पहचान, उसके डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमी पर आखिर क्या और कितना असर डाला। अच्छा, जो लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कुछ आंकड़े मतलब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बिहार से जुड़े कुछ ऐसे ही जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स पर एक नजर डालेंगे जो सच में सफलता की कुंजी बन सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा को ना हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बिहार की बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसकी जमीन मतलब इसका भूगोल कैसा है उसे समझेंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों की गिनती यानी जनसंख्या के आंकड़ों को देखेंगे और आखिर में पूरे भारत के नक्शे में बिहार कहाँ खड़ा है, उसकी क्या जगह है, ये देखेंगे। तो आइए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी शुरुआत बिहार की एकदम बेसिक जो उसकी आधिकारिक पहचान है वहीं से करेंगे। और हाँ, ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आप समझिए कि पहले ही कुछ सवालों में दिख जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। तो साफ कर देते हैं, हमने सीधे जो एग्जाम के लिए ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता है ना, उसी का इस्तेमाल किया है ताकि एक एक फैक्ट, एक एक आंकड़ा बिल्कुल सटीक हो और पूरी तरह भरोसेमंद हो। और ये रहा हमारा पहला और सबसे जरूरी फैक्ट्स में से एक, बिहार स्थापना दिवस। तारीख क्या है? 22 मार्च। इस तारीख को तो बस दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये सवाल, अरे ये तो कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। चलिए अब जमीन की बात करते हैं, मतलब देखते हैं कि बिहार ज्योग्राफिकली कितना बड़ा है। देखिए, राज्य का एरिया कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेस से जुड़े सवालों का बेस यही बनता है। ये जो नंबर अभी स्क्रीन पर है ना, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लें। 94,163 वर्ग किलोमीटर्स। हाँ, फिर से सुनिए, 94,163। यही है बिहार का टोटल एरिया। और ये एक आंकड़ा ना आगे चलकर कई तरह के एनालिसिस का बेस बनता है। अच्छा, अब टोटल एरिया तो पता चल गया, तो चलिए अब इसके डायमेंशंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो सोर्स है, इससे ये पता चलता है कि राज्य की लंबाई और चौड़ाई का हिसाब किताब कैसा है। इससे इसका जो ज्योग्राफिकल शेप है ना, वो समझने में बहुत मदद मिलती है। अब देखिए, यहां एक दिलचस्प बात है, वो है इन दोनों डायमेंशंस के बीच का फर्क। बिहार की उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे तक की जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, वहीं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि राज्य लंबाई से ज्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है। देखिए, बिहार का एरिया अपने आप में तो एक नंबर है ही, लेकिन जब हम इसे पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये जो चार्ट है, ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि बिहार पूरे भारत के टोटल लैंड एरिया का 2.86% है। इससे एक नेशनल पर्सपेक्टिव मिलता है। जमीन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति की, और वो हैं यहाँ के लोग। देखिए, पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम्स का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, और बिहार के केस में तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर 2 बहुत जरूरी नंबर्स हैं। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से बिहार की आबादी थी करीब 10.41 करोड़। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हाल ही में 2022-23 का बिहार कास्ट सर्वे हुआ उसके मुताबिक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है लगभग 13.07 करोड़। और ये जो नया वाला डेटा है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने बिहार का एरिया और उसकी आबादी दोनों को अलग अलग देख लिया, लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है। चलिए अब देखते हैं कि नेशनल लेवल पर बिहार आखिर है कहाँ। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि एरिया के हिसाब से तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जैसे ही बात आबादी की आती है यह सीधा तीसरे नंबर पर आ जाता है। सोचिए, जमीन के हिसाब से 12वें नंबर पर और लोगों के हिसाब से तीसरा। ये जो बड़ा सा गैप है ना, यही बिहार की कई सोशल और इकोनॉमिक सच्चाइयों को तय करता है। चलिए एग्जाम के लिए इन सारे जरूरी आंकड़ों को एक बार फटाफट मतलब एकदम रैपिड फायर स्टाइल में रिवाइज कर लेते हैं। टोटल एरिया
94,163 वर्ग किलोमीटर्स। लेटेस्ट पॉपुलेशन लगभग 13.07 करोड़। एरिया में रैंक 12वां और पॉपुलेशन में तीसरा। इंडिया के टोटल एरिया में हिस्सा कितना? 2.86%। इन नंबर्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए यह जान लेना काफी है कि बिहार एरिया में 12वें और आबादी में तीसरे नंबर पर है। यह है क्या? लेकिन मेंस में कामयाब होने के लिए इन आंकड़ों के पीछे का क्यों समझना होगा। ये क्या और क्यों के बीच का जो सफर है ना, वही एक कामयाब कैंडिडेट को बाकियों से अलग करता है। बिहार के प्रशासनिक आंकड़ों पर पूरी तरह से महारत हासिल करने वाले हैं। ये वो नंबर्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हम इन्हें ऐसे समझेंगे कि ये दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। तो स्क्रीन पर जो ये लिस्ट दिख रही है ना, यही है हमारा आज का मिशन। देखने में शायद ये बस कुछ नंबर्स लगे, पर असल में ये बिहार के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का खाका है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम एक एक नंबर को पकड़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। बिहार के इन लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर्स को लेकर तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, ये बीपीएससी के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो चलो मिलकर पक्का कर लेते हैं कि ये सारे फैक्ट्स एकदम टिप टॉप हों। तो शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर से, मतलब बिहार के टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। पहला नंबर जो दिमाग में बैठा लेना है वो है 09। बिल्कुल, बिहार को कुल 9 प्रमंडलों या डिविजन्स में बांटा गया है। अब इन 9 डिविजन्स के अंदर क्या है? इनके अंदर है कुल 38 जिले। जी हाँ, 38 डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पर आता है एक बहुत ही जरूरी एग्जाम फैक्ट। जो ये 38वां जिला है ना, मतलब सबसे नया, उसका नाम है अरवल। ये नाम खास तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो डिवीजन हो गए, जिले हो गए। अब एक लेवल और नीचे चलते हैं। इन 38 जिलों को आगे बांटा गया है 101 अनुमंडलों में, जिन्हें हम सब डिविजन्स भी कहते हैं। चलिए अब जरा ग्रामीण प्रशासन की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं कि गांव में जमीनी स्तर पर यह पिरामिड कैसे काम करता है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुनियाद है वो इन 2 आंकड़ों पर टिकी है। एक तरफ है 534 प्रखंड सह अंचल और दूसरी तरफ सोचिए 8053 पंचायतें। कितना बड़ा नेटवर्क है ये। तो ये तो हुई ग्रामीण इलाकों की बात। अब देखते हैं कि बिहार के शहरों में सरकारी ढांचा कैसा है। शहरों में गवर्नेंस को 3 लेवल पर बांटा गया है। सबसे ऊपर आते हैं 19 नगर निगम, फिर है 88 नगर परिषद और सबसे आखिर में है 154 नगर पंचायत। और यहाँ भी एक एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी बात है। जो 19वां यानी सबसे नया नगर निगम है वो है सहरसा। तो लेटेस्ट जिला कौन सा? अरवल। और लेटेस्ट नगर निगम सहरसा। ये दोनों नाम याद रखने हैं। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पुलिस जिलों को लेकर। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो बिहार में कुल पुलिस जिलों या पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 44। अब यहीं पर सवाल उठता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स सिर्फ 38 हैं, तो फिर ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स 44 कैसे हो गए? ये एक्स्ट्रा 6 कहाँ से आए? इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, गणित बहुत सीधा है। 38 तो हो गए हमारे रेगुलर प्रशासनिक जिले। इनमें जुड़ते हैं 2 अतिरिक्त पुलिस जिले, बगाहा और नवगछिया, और फिर जुड़ते हैं 4 रेलवे पुलिस जिले, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। तो 38 + 2 + 4 हो गए ना पूरे 44। तो सबसे जरूरी क्या है? यही कि एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए ये सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए। और ये रही वो फाइनल लिस्ट। इसमें सब कुछ एक साथ है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये फाइनल स्टडी कार्ड बन सकता है। और जाते जाते मेमोरी को टेस्ट करने के लिए एक आखिरी सवाल। वो कौन सी 2 प्रशासनिक इकाइयां थीं जिनमें सबसे हाल में नए नाम जोड़े गए? याद आया? जी हाँ, एक था जिला 38वां जिला अरवल और दूसरा था नगर निगम 19वां नगर निगम सहरसा। बीपीएससी में ना ठीक इसी तरह के बारीक डिटेल्स पर सवाल बनते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आज हम बिहार की राजनीति से जुड़े उन आंकड़ों पर बात करेंगे जो प्रीलिम्स में आपका स्कोर यकीनन बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये परीक्षा में आपकी सफलता की कुंजी हैं। तो क्या आप अपनी तैयारी को परखने के लिए तैयार हैं? बिहार की विधायिका से जुड़े ये 7 आंकड़े ये आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि तैयारी कैसी है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये है बिहार विधानसभा, हमारे राज्य की राजनीतिक शक्ति का केंद्र। यहीं से बिहार का भविष्य तय करने वाले बड़े बड़े कानून और नीतियां बनती हैं। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है?
चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, इसकी नींव को समझते हैं। बिहार की जो विधायिका है वो दो मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। ये संरचना क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है द्विसदनीय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइकैमरल। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार में कानून बनाने वाली व्यवस्था के दो हिस्से हैं। एक है विधानसभा यानी निम्न सदन और दूसरा है विधान परिषद यानी उच्च सदन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी बड़े फैसले पर 2 बार सोचा जाता है, ठीक वैसे ही। तो अब आते हैं उन नंबरों पर जिनका बीपीएससी को हमेशा इंतजार रहता है। इन दो सदनों के नाम और इनमें सीटों की संख्या, ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार सामने आते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे शक्तिशाली सदन है बिहार विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यहाँ वो प्रतिनिधि आते हैं जिन्हें जनता सीधे चुनकर भेजती है। और हाँ, राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये इसी सदन के बहुमत पर निर्भर करता है। और ये रहा पहला नंबर जो आपको याद रखना ही रखना है, 243, 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस नंबर को भूलने का मतलब है एक आसान सा सवाल गंवा देना, तो इसे दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे सदन की, यानी उच्च सदन की, बिहार विधान परिषद। इसे एक स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य राज्य की नीतियों में स्थिरता और अनुभव लेकर आते हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। तो अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो हुई राज्य की बात, पर राष्ट्रीय राजनीति में बिहार का कितना असर है? चलिए अब दिल्ली चलते हैं और देखते हैं कि भारत की संसद में बिहार की आवाज कितनी बुलंद है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहाँ सीधे भारत की जनता अपने सांसद चुनकर भेजती है। तो बिहार से कितने सांसद दिल्ली जाते हैं? ये संख्या है 40। जी हाँ, बिहार से पूरे 40 सांसद लोकसभा में जाते हैं। ये संख्या बिहार को राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देती है। अब बात संसद के उच्च सदन राज्यसभा की। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। यहाँ राज्यों के चुने हुए विधायक अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य के हितों की बात रखते हैं। और बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आंकड़े क्या हैं? लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। याद रहेगा? अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे नाजुक हिस्से पर, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, वो है आरक्षण। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम आरक्षण से जुड़े हर आंकड़े को इतने अच्छे से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो राज्य की विधानसभा की 243 सीटों में से आखिर कितनी सीटें आरक्षित हैं? चलिए पहले कुल संख्या देखते हैं। कुल 40 सीटें। जी हाँ, 243 में से 40 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं, जो कि सामाजिक समावेश को पक्का करता है। अब इस 40 का बंटवारा और भी ज्यादा जरूरी है और सवाल यहीं से बनता है। 38 सीटें हैं अनुसूचित जाति एससी के लिए और सिर्फ 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। ये 38 और 2 का आंकड़ा याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और ये वो 2 नाम हैं जो बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कटोरिया और मनिहारी। इन दोनों नामों को अभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात हो गई। अब वापस लोकसभा पर आते हैं। हमने देखा था कि कुल 40 सीटें हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं? इसका जवाब है 6। बिहार से लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। और ये हैं वो 6 लोकसभा क्षेत्र। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र एससी आरक्षित नहीं है, इसलिए इन नामों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए, तो अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन सभी आंकड़ों को एक आखिरी बार अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए। स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारा मास्टर चार्ट। विधानसभा 243 सीटें, जिसमें से 38 एससी और 2 एसटी के लिए। विधान परिषद 75, लोकसभा 40, जिसमें से 6 एससी के लिए, और राज्यसभा 16। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। तो याद रखिए, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नंबर नहीं है,
ये वो संख्याएं हैं जो बिहार की शक्ति, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की कहानी बताती हैं। कल जब आप अधिकारी बनेंगे तो इन्हीं संरचनाओं के भीतर काम करेंगे। ये संख्या ही तय करती है कि बिहार का भविष्य कौन लिखेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद। 72वीं बीपीएससी की तैयारी में भूगोल के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से सवाल आना लगभग तय माना जाता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी टॉपिक पर महारत हासिल करेंगे, बिहार की सीमाएं और उनसे लगे हुए जिले। यकीन मानिए, ये सेशन आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। सवाल है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है ए किशनगंज, बी मधुबनी, सी पूर्णिया या डी पश्चिम चंपारण। इस विश्लेषण के अंत तक आप ऐसे सवालों का जवाब चुटकियों में दे पाएंगे। अब देखिए, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए सिर्फ जिलों के नाम रटना वो सही तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसका एक पक्का वाला मेंटल मैप बनाना है। यही वो बुनियाद है जिस पर सारी जानकारी टिकेगी। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। यहां साफ साफ दिखता है कि बिहार अपनी सीमा 3 भारतीय राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से साझा करता है। ये 4 पड़ोसी कौन है? उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले दिमाग में क्या बैठाना है? बस एक नंबर 4। बिहार की 4 सीमाएं। ये नंबर ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से हम पूरे टॉपिक को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। तो चलिए अब बिहार की सीमाओं का एक टूर करते हैं। हम चलेंगे उत्तर से और फिर घड़ी की सुई की तरह, मतलब क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, एक लॉजिकल फ्लो बना रहेगा और चीजें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो टूर की शुरुआत होती है उत्तर से। यहां बिहार की इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेपाल से लगती है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि बिहार के कुल 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब सवाल यह है कि इन 7 जिलों को याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोनिक, मतलब याद रखने की एक ट्रिक है। स्क्रीन पर देखिए इन हाईलाइट किए हुए जिलों को और बस ये लाइन याद कर लीजिए। चंपारण के छात्र सीता और मधु सूप पीकर अररिया होते हुए किशनगंज पहुंचे। तो चलिए अब उस ट्रिक को असल जिलों के नामों से मिलाकर देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इस लिस्ट को बस 2-3 बार मन में दोहरा लीजिए और ये नाम पक्के हो जाएंगे। चलिए अब क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरब की तरफ चलते हैं। यहां हमारी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिहार की सबसे छोटी सीमा है। सिर्फ 3 जिले इससे जुड़े हैं। ये 3 जिले आपको नक्शे पर साफ दिख रहे होंगे और इनको याद रखने का तो एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। बस याद रखिए KPK। 3 अक्षर, 3 जिले, एकदम आसान। तो ये KPK है क्या? K से किशनगंज, P से पूर्णिया और फिर K से कटिहार। देखा कितना आसान हो गया। यही फायदा होता है सही तकनीक इस्तेमाल करने का। ठीक है, पूरब हो गया। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, जहां बिहार की सीमा मिलती है झारखंड से। ध्यान रहे, ये एक लंबी सीमा है और इसके साथ कुल 8 जिले लगते हैं। एक बार फिर से नक्शे पर नजर डालते हैं। ये बिहार की सबसे लंबी सीमा है जो पश्चिम में रोहतास से शुरू होकर पूरब में कटिहार तक फैली है। इन 8 जिलों की जो लाइन बन रही है उसे दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इन 8 जिलों के नाम एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, पश्चिम से पूरब। ये हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। और अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी पश्चिम की ओर। यहां बिहार की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से और झारखंड की ही तरह यहां भी 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो ये रहे वो 8 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके साथ ही बिहार की सीमाओं का हमारा ये क्लॉकवाइज टूर पूरा होता है। अब आपके दिमाग में एक पूरा मेंटल मैप बन जाना चाहिए। आइए इन 8 जिलों के नाम भी देख लेते हैं, इस बार दक्षिण से उत्तर की ओर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और आखिर में पश्चिम चंपारण। बहुत बढ़िया, इसके साथ हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम पूरा होता है। देखिए, सिर्फ जानकारी पढ़ लेना या सुन लेना ही काफी नहीं होता। ये पक्का करने के लिए कि ये सब कुछ एग्जाम के दिन याद रहे, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रिकॉल, मतलब दिमाग पे जोर डालकर जानकारी को याद करना। तो चलिए पहला सवाल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों मिलकर बिहार की सीमा किस राज्य के साथ बनाते हैं? जरा सोचिए, वो 3 अक्षर वाला कोड याद करने की कोशिश कीजिए। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल और हमारा कोड वर्ड था KPK।
इस तरह की जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वो एग्जाम प्रेशर में ना सिर्फ टाइम बचाती हैं बल्कि एक्यूरेसी भी बढ़ाती हैं। चलिए अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं। बीपीएससी को ऐसे सवाल बहुत पसंद है जो आपकी मैप रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सवाल है, ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है? और इसका सही जवाब है रोहतास। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पर एक बहुत ही क्रूशल जिला है जो दो राज्यों के बीच एक पुल का काम करता है। इसीलिए कहता हूं मेंटल मैप पर इसकी लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। तो इस पूरे सेशन के आखिर में चलिए सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे रिवीजन करना बिल्कुल आसान हो जाए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टूल है। दिशा, पड़ोसी का नाम और जिलों की संख्या सब कुछ एक ही जगह पर। एग्जाम से ठीक पहले एक नजर डालने के लिए ये परफेक्ट है। मेरा तो सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो अब तक हमने क्या है ये तो जान लिया, अब जरा क्यों पर सोचते हैं। ये सवाल मेंस के नजरिए से बहुत अहम है। नेपाल के साथ जो इतनी लंबी और खुली सीमा है वो बिहार की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर डालती है। याद रखिए, प्रीलिम्स के फैक्ट्स को मेंस के एनालिसिस से जोड़ना ही बीपीएससी में सफलता की असली कुंजी है। इस पर जरूर सोचिए। आज हम बिहार के राजकीय प्रतीकों पर बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहीं से हम सारी जानकारी लेंगे बीपीएससी के लिहाज से। इसमें दी गई हर एक लाइन, हर एक फैक्ट बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि इसे इतने आसान तरीके से समझाऊं कि आपको सब कुछ यहीं के यहीं याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उन बुनियादी प्रतीकों की जो राज्य की पहचान की एकदम जड़ हैं। ये हमें राज्य की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। हाँ, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके दोनों ओर दो स्वास्तिक चिन्ह बने हैं जो शुभ और मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये चिन्ह सीधे सीधे बिहार की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा हुआ है। और देखिए, राजकीय चिन्ह की तरह ही बिहार का राजकीय वृक्ष भी पीपल ही है, जिसे हम बोधि वृक्ष के रूप में जानते हैं। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये दिखाता है कि राज्य में सभी परंपराओं का कितना सम्मान है। चलिए अब बात करते हैं राज्य के प्राकृतिक प्रतीकों की। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। इनमें से कुछ प्रतीक समय के साथ बदल दिए गए हैं और ये जो बदलाव है ना, ये परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाता है। जैसे कि राजकीय पशु। साल 2013 तक बिहार का राजकीय पशु रीछ यानी कि भालू हुआ करता था, लेकिन 2013 में इसे बदलकर बैल कर दिया गया। अब बैल क्यों? क्योंकि यह राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो ये तारीख 2013 और ये बदलाव दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और सुनिए, 2013 में ही एक और बदलाव हुआ राजकीय पक्षी का। पहले ये फाख्ता हुआ करता था और अब है गौरैया। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि गौरैया के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़े, क्योंकि इनकी आबादी लगातार घट रही है। तो याद रखिए, 2013 बिहार के प्रतीकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला साल था। इसी कड़ी में राजकीय फूल है गेंदा, जिसे 2013 में ही अपनाया गया था। और राजकीय मछली है मांगुर, जिसे 2008 में यह दर्जा मिला। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मांगुर को राजकीय मछली बाकी बदलावों से, मतलब 2013 से भी काफी पहले 2008 में ही घोषित कर दिया गया था। अच्छा, तो ये तो हो गए प्राकृतिक प्रतीक। अब जरा एक नजर बिहार की आधिकारिक भाषाओं पर भी डाल लेते हैं। तो बिहार की पहली राजकीय भाषा है हिंदी और राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सिंपल और सीधा। अब आते हैं बिहार के सांस्कृतिक प्रतीकों पर, मतलब राज्य का गान और प्रार्थना। ये बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं कि इन खूबसूरत रचनाओं के पीछे कौन लोग हैं। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार। इसे लिखा है सत्यनारायण लाल जी ने और इसका संगीत, अरे वाह, इसे संगीत दिया है भारत के दो महान कलाकारों ने मिलकर, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और संतूर वादक शिवकुमार शर्मा। और इस गीत को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? ये साल था 2012। ये तारीख याद रखना जरूरी है क्योंकि ये 2013 में हुए उन बड़े बदलावों से ठीक एक साल पहले की बात है। राज्य गीत के अलावा बिहार की एक राज्य प्रार्थना भी है। इसकी पहली लाइन है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाश करे और इसे लिखा है एमआर चिश्ती ने। तो देखिए, हमने काफी जानकारी कवर कर ली है। अब एक काम करते हैं, परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के लिए सभी जरूरी तारीखों को एक साथ देख लेते हैं। ये स्नैपशॉट बहुत काम आएगा। इस टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। 2008 में मांगुर राजकीय मछली बनी,
फिर 2012 में राजकीय गीत अपनाया गया और फिर आया वो सबसे अहम साल 2013, जब एक साथ 3 बड़े बदलाव हुए, गेंदा, बैल और गौरैया। ये क्रम याद रखेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। तो इन सारे तथ्यों को याद करते हुए जरा ये भी सोचिए कि ये प्रतीक क्या कहानी कहते हैं। ये सिर्फ परीक्षा के लिए फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये बिहार की बदलती प्राथमिकताओं, उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और पर्यावरण को लेकर उसकी सोच की कहानी बयान करते हैं। जब आप इस गहरी समझ के साथ तैयारी करेंगे तो आप किसी भी सवाल के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे।